That's fine. That's fine. अगर Are you ready? जी बस एक सेकंड मैं अपनी इसको प्रोफाइल पे शेयर करूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़्मा हफ़ीज़ है और आज मेरे साथ नौशेरवान खान है यूएसए से। और थैंक यू सो मच आपने मुझे ज्वाइन किया। आज हम रिमोट वर्किंग से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और आपसे लर्न करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको अच्छे तरीके से एक्वायर किया जा सकता है, कैसे उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड अपना और एक्सपीरियंस बता दें कि आप बेसिकली पाकिस्तान में कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौशेरवान खान है और मैं यूईटी लाहौर का ग्रेजुएट हूँ 2016 का। और मैं लाहौर से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं 2017 में यूएसए में आया था। और सिंस देन मैंने 1-2 जॉब्स भी की हैं और साथ-साथ मैंने कुछ बिज़नेसेस भी किए हैं। स्टार्ट में 2017 में ही मैं सर्विस इंडस्ट्री में आ गया था और उसको मैंने 1-2 साल रन किया। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद एज़ यू नो के लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, सब कुछ बंद था। तो उस टाइम मैं ई-कॉमर्स में आया था। तो अभी तक मैं साथ-साथ ई-कॉमर्स भी कर रहा हूँ पैरेलल। और साथ में मैंने 2022 के नवंबर में मैंने अपनी एक रिमोट वर्क के रिलेटेड एक अपनी कंपनी लॉन्च की थी साइब्रोनिक्स के नाम से। तो सिंस देन मैं उसको फुल टाइम कर रहा हूँ, साइब्रोनिक्स को। ठीक हो गया। तो बेसिकली आप लाहौर से बिलॉन्ग करते हैं और आपने यूआईटी से जो है वो ग्रेजुएशन की। तो आपके मेजर जो सब्जेक्ट्स थे वो क्या थे? लाइक टेक्नोलॉजी में आपने कंप्यूटर साइंसेज़ में किया या किस सब्जेक्ट में? मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। तो आपने जब इंजीनियरिंग की तो आपको लाइक आप पाकिस्तान में भी बैठ के रिमोट वर्किंग कर सकते थे, लेकिन आपने डिसाइड किया कि नहीं मैंने मूव करना है। तो वो क्या चीज़ थी जिस या कि आपने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे यहाँ से मूव करना है और बाहर जाके ही काम करना है? एक्चुअली मेरी शादी हो गई थी, तो मुझे शादी की वज़ह से यहाँ मूव होना पड़ा। वो मेरी मेन रीज़न थी। ठीक हो गया। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपने जाते साथ ही कुछ जॉब्स वगैरह भी की, तो वो भी आपने अपनी फील्ड में ही की या वो डिफरेंट थी नहीं लाइक केमिकल? नहीं, बिल्कुल स्टार्ट में मुझे आउट ऑफ फील्ड जॉब मिली थी और वो बिल्कुल आउट ऑफ फील्ड थी। तो वो मैंने तकरीबन 2 टू 3 मंथ्स की थी, वो फिर मैंने छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद मैं ट्राई कर रहा था। ऑब्वियसली शुरू में बहुत हार्ड होता है आपके लिए कि आपके पास नॉलेज जो है, जैसे आप केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, कहने को केमिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन अगर उस डिग्री को अगर हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो इट्स ह्यूज गैप, ठीक है? नॉलेज में, आपकी इन्फॉर्मेशन में ह्यूज गैप होता है। तो वो मुझे वहाँ हर्डल्स आई, ठीक है? फिर उसके बाद आपके कनेक्शंस नहीं होते, यहाँ आपको कनेक्शंस बिल्डअप करने पड़ते हैं। आप जिस-जिस कंपनी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जहाँ-जहाँ आपके लिए वैकेंसीज़ हैं, जहाँ आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड जॉब्स हैं, वहाँ आपको सबसे पहले स्टार्ट में ट्राई करनी पड़ती है कि आप पाकिस्तानीज़ को अप्रोच करें, ठीक है? मैंने शुरू में पाकिस्तानीज़ को अप्रोच किया, जो भी यूआईटी से ग्रेजुएट थे वहाँ, उनकी हेल्प ली। उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे-कैसे आप कर सकते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में फिर अपनी फ़ील्ड की जॉब में मैं लैंड हो गया था, आफ्टर सम स्ट्रगल। ठीक हो गया। तो आपने जिस तरह से बताया कि आप जब बाहर गए तो एक बहुत गैप था डिग्री का कि आपने जो पढ़ा था उसमें और बाहर जो प्रोफ़ेशनल वर्क था उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस था। तो फिर आपने कैसे कोप अप किया कि अपने आप को कैसे अपग्रेड किया लेटेस्ट चीज़ों के साथ? मैंने यहाँ फिर आके 1-2 सर्टिफ़िकेशंस की थी केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद। तो उन सर्टिफ़िकेशन ने मुझे हेल्प आउट किया था।
2 वेज़ होते हैं ठीक आपके हो पास, गया। या आप अच्छा फिर मास्टर्स की तरफ चले जाएँ या आप कोई स्किल सेट या कोई सर्टिफ़िकेशन ले लें। तो मैं सर्टिफ़िकेशन की तरफ चला गया था और वो है आपको एक बहुत बड़ा एज देती है आपको। ठीक, तो सर्टिफिकेशन आपने किस फील्ड में की? मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में की थी, पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम के रिलेटेड थी एक, मैंने उसमें की थी। ठीक हो गया। अच्छा फिर आप जिस तरह से कंपनी का आपको कैसे ख़्याल आया कि मुझे अपनी कंपनी जो है उसको क्रिएट करना चाहिए? एक तो सबसे बड़ी मेरी इंस्पिरेशन जो सर रेहान अल्लाहवाला का मिशन है, वहाँ से थी, ठीक है? और जब से कोविड स्टार्ट हुआ था मेरी अपनी भी एक छोटी-सी टीम थी, है अभी भी ई-कॉमर्स की। तो वहाँ से भी मुझे ख़्याल आया था कि क्यों ना बच्चों को पता सब कुछ है। इनके पास हर किस्म का नॉलेज है, लेकिन इनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, इनके पास वेज़ नहीं है। अब इनको पता भी है कि यूएस में आप जॉब कर सकते हैं या इस कंट्री में आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन इनके पास वो वाले रिसोर्सेज़ नहीं हैं, इनके पास नॉलेज नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है उन चीज़ों की। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया था और ऑब्वियसली सर रेहान अल्लाहवाला के मिशन को लेके। ठीक हो गया, तो आप वहाँ पे भी जो है सर रेहान अल्लाहवाला को सुनते रहते थे और फिर आप इंस्पायर हो गए और फिर आपने कहा कि जी मैंने अपना स्टार्ट करना है काम। सो एग्ज़ैक्ट आपकी जो कंपनी है उसका एक्चुअल क्या मिशन है? क्या उसका विज़न क्या है? हम एक्चुअली पाकिस्तान से 3 किस्म के रोल्स एक्वायर करते हैं, ठीक है? और यहाँ हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ को प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर वेबसाइट डेवलपर्स हैं, एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट्स हैं। तो बेसिकली जो भी पाकिस्तान का टैलेंट है, जिनके पास भी स्किल्स हैं, हम उनको एक्वायर करते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी हमारा एक मिशन है कि हमने 2024 के फर्स्ट क्वार्टर से इंशाल्लाह इनक्यूबेटर स्टार्ट करने हैं, जिसके अंदर हम बच्चों को ट्रेन करेंगे और ट्रेन करने के बाद उनको अपनी ही कंपनी में जॉब देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि वो बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है आपका। अच्छा जैसे आपने बताया कि 3 फील्ड्स जो हैं वो उसको आप उसमें जो है कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी आगे करवाने का सोच रहे हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट और थर्ड कौन-सी थी? एसईओ एक्सपर्ट्स। एसईओ एक्सपर्ट्स, ठीक हो गया। अच्छा अभी तक जो आप रिक्वायरमेंट करते रहे हैं, वो सिर्फ़ पाकिस्तान से ही की या इसके अलावा भी बाकी कंट्रीज़ से भी की? अ, 2 जो हमारे टीममेट्स हैं वो इंडिया से हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो हमारे पाकिस्तान से ही हैं। अच्छा जब आप ये रिक्वायरमेंट प्रोसेस जितना भी आपने अभी तक किया, इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो चैलेंज है वो आपको क्या आया जब आप पाकिस्तान से डिफरेंट लोगों को करते थे हायर, तो मेन चैलेंजेस आपको क्या आए? मेन चैलेंज ये आया कि बच्चों ने सीवीज़ में या अपने रेज़्यूमेज़ में अपनी जो स्किल्स लिखी होती हैं या अपने प्रोफ़ाइल पे जो उन्होंने पोर्टफ़ोलियो पे लिखा होता है, वो ऐसा जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें पूरे नहीं उतरते। वो उनकी स्किल्स उस लेवल की नहीं होती। या उनके सामने जब कोई एक असेसमेंट रखी जाती है यूएस लेवल की, कि ऑब्वियसली अगर आपने यूएस में जॉब करनी है तो यहाँ के जो असेसमेंट्स हैं वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। तो वो असेसमेंट या क्विज़ वो उनसे पास नहीं होते। मतलब वो दे आर नॉट अप टू डेट टू लेटेस्ट नॉलेज। ठीक हो गया। लाइक उन्होंने जो भी उनकी स्किल्स हैं वो वहाँ के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती। तो फिर उसमें आपकी क्या कोई आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि आप उनको उसके बाद ट्रेनिंग करवाते हैं या आप अपने कोई मॉड्यूल्स हैं, किस तरह से आप फिर जी, उनको ट्रेन जब करते कोई जब शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ऑन बोर्ड ले लेते हैं हम, फिर हम उसको 15 टू 20 डेज़ की ट्रेनिंग देते हैं। और उस ट्रेनिंग के बाद एक और असेसमेंट होती है जिसके बाद उन्हें असेस किया जाता है और उस ग्रेडिंग के बाद उनको क्लाइंट के साथ ऑन बोर्ड किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा आप जो भी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं उसमें कौन से ऐसे कोई टूल्स यूज़ होते हैं क्योंकि ताकि बायसनेस ना आए, आप अनबायस्ड होके हायरिंग्स करें?
तो आप क्योंकि ज़ाहिर बात है आपका ज़्यादा जो डाइवर्जन होगी वो पाकिस्तान के वैसे ही लोगों के साथ होगी, तो क्या उसमें क्या प्रॉपर कोई टूल है जो आप यूज़ कर रहे हैं जिससे स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है वो फेयर होता हो? बस एक ग्रेडिंग सिस्टम है हर चीज़ का, जिसके अंदर एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया हुआ है कि कम्युनिकेशन इतने परसेंटेज काउंट होगी, इसमें इनकी टेक्निकल स्किल्स इतने परसेंटेज काउंट होगी। इन सब चीज़ों की एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया हुआ है, उसके मुताबिक उनको एक्सेस किया जाता है। ठीक है। अच्छा आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के जो भी हमारे यूथ है जो कोशिश कर रहे हैं कि वो रिमोट वर्क करें और वहाँ पे जो जॉब्स हैं उनको एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जब यहाँ से डिफरेंट जगहों से पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनको इतना आइडिया नहीं होता कि बाहर का क्या स्टैंडर्ड है और यहाँ पे क्योंकि वो लोकली काम कर रहे होते हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इधर के सॉफ्टवेयर हाउसेस में उन्होंने काम किया होगा या यहाँ के जो लोकल बिजनेसेस होंगे उनको देखा होगा। तो जब वो बाहर अप्लाई करते हैं तो उनको पता चलता है कि तो बहुत बड़ा गैप था। तो उनको आप क्या कहेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को अपग्रेड करें और कंटिन्यूअस पॉलिश करते रहें ताकि जब उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वो उस लेवल के मुताबिक अपने आप को सामने रख सकें? इसके लिए बेस्ट वे ये है कि अ, अगर वो ऑलरेडी पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, तो और यूएस में जॉब करना चाह रहे हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ के जॉब बोर्ड्स पे उस पोस्ट के रिलेटेड जैसे कोई वेबसाइट डेवलपर है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान में जॉब कर रहा है और वो यूएस में करना चाह रहा है, तो उसको यूएस की जो जॉब बोर्ड्स हैं, कंपनीज़ हैं, जहाँ जॉब पोस्ट लगती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखा करें कि एक वेबसाइट डेवलपर अगर वो उनको चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? सिर्फ ये चीज़ नहीं काउंट होती कि ओके 3 या 4 इयर्स का एक्सपीरियंस, उसके अलावा जो उन्होंने नीचे रिक्वायरमेंट लिखी होती है, उस चीज़ को गो थ्रू किया करें कि क्या हम अगर इस कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो क्या हम इस रिक्वायरमेंट में फ़ॉल करते हैं या नहीं करते? अगर नहीं करते तो इन रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करने के बाद उन पे वर्किंग करें। जैसे भी है मतलब यूट्यूब पे अब इतना ईज़ी है, आप यूट्यूब से कर सकते हैं, यूडेमी पे कोर्सेज़ हैं, coursera पे हैं, आप वहाँ से उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। मतलब आपके पास ऑलरेडी बाकी सारी स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, आपकी बिज़नेस कम्युनिकेशन ठीक है, क्लाइंट मैनेजमेंट ठीक है आपकी, टाइम मैनेजमेंट ठीक है, सब कुछ है आपके पास। लेकिन अगर कहीं 20 या 15-20% का गैप आ रहा है, तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। सही हो गया बिल्कुल कि आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सही तरीके से देख लेंगे कि आप उनके जो है वो उस पे आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। अच्छा कौन से जैसे आपने बताया कि डिफरेंट हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, तो कौन से ऐसे मेन प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे जॉब हंटिंग की जा सकती है और वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है? इंडीड है, ज़िप रिक्रूटर है, monster.com है और फ्रीलांसिंग के भी 4 टू 5 हैं जैसे फेमस तो हैं अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, फ्रीलांसर.com हो गया, पीपल पर आवर हो गया, रिमोटली.com है आई थिंक और इसके अलावा सबसे मेन जो है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन से आप राइट पीपल को अप्रोच कर सकते हैं। मैं सही हो लिंक्डइन गया। ठीक हो गया। सही है, तो ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इसके ऊपर जो है वो रिक्वायरमेंट्स को देखें और उस पे अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो जब आप हायरिंग करते हैं तो समटाइम्स ज़्यादातर ये देखने में आता है कि हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स तो फिर कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल में बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा होता है, तो क्या फिर उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? क्या उसकी भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं? एज़ सच ऑनेस्टली अभी तक हमें कोई ऐसा केस आया नहीं है कि किसी की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो अच्छी ना हो, तो लेकिन इसके बारे में सोचा जाएगा इन फ्यूचर कि अगर इस तरह की भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक हो गया, चलें ये बड़ी अच्छी बात है कि वरना अब तक जितना मैं पूछती थी सब यही कहते थे और तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जो है ना सॉफ्ट स्किल एटीट्यूड इश्यूज और ये बड़े हैं, तो इसके ऊपर जो है वो बहुत जरूरी है आई कि थिंक ट्रेनिंग्स क्योंकि करवाई थी।
मेन रीज़न ये है कि शायद अभी तक जो भी हमारी हायरिंग हुई है, हमने किसी भी फ्रेश को नहीं हायर किया। हमने 3 टू 4 इयर्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हायर किया। आई थिंक दैट्स द मेन रीज़न। तो आप जो है अभी तक तो एक्सपीरियंस को करते रहे, तो अब आपका क्या आगे प्लान है कि किस तरह से फ्रेश ग्रेजुएट्स को लिया जाए और फिर उनको, क्योंकि यहाँ पे तो जब वो निकलेंगे यूनिवर्सिटी से तो उनका कोई हाल नहीं होना, उनको दोबारा से जो है वो जीरो से स्टार्ट किया जाएगा, तो उसके लिए क्या आपने कोई कंपनी इनिशिएटिव्स के बारे में सोच रही है कि किस तरह से फ्रेश ग्रेजुएट्स को एंगेज किया जाए? उसके लिए इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट क्वार्टर है 2024 का, सॉरी, जो फर्स्ट क्वार्टर है, वहाँ से हमने अपने एक इनक्यूबेटर सिस्टम स्टार्ट करना है। वहाँ पे हम फ्रेशर्स को लिया करेंगे और उनको ट्रेनिंग दिया करेंगे सॉफ्ट स्किल्स की और हार्ड स्किल्स की। और एक ट्रेनिंग पीरियड हुआ करेगा, लाइक 6 मंथ टू 7 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड। उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद उनको फिर यूएस में जॉब दिया करेंगे। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन ऑनलाइन इंक्यूबेटर्स का है या फिजिकल इंक्यूबेटर्स आप प्लान करें? फिजिकल होंगे। ठीक है, और ये पाकिस्तान में होंगे या? जी, पाकिस्तान में। ठीक है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त आपका इनिशिएटिव है कि आप इंक्यूबेटर में, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो है वो हैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं कि उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सिखाया जाए इस तरह से। तो डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे अवेलेबल होता है, कोर्सेरा हो गया, यूट्यूब हो गया या और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन फिर भी लोगों को जो है वो हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जिस एजुकेशनल बैकग्राउंड और जिस उससे गुजरे हुए होते हैं, वहाँ पे उनको आदत हो चुकी भी होती है, और फिर वो जो है वो फिजिकल इंक्यूबेटर्स जो है वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, इंग्लिश जिस तरह से आपने कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बात की थी, तो आप जब वहाँ पे गए तो आप की इंग्लिश जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी या बस नॉर्मल थी, या आपने किस तरह से खुद को उनके मुताबिक किया? इंग्लिश मेरी नॉर्मल नॉर्मल से भी कम थी, इंग्लिश मेरी। तो शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। इवन के स्टार्ट में मुझे इमिग्रेशन के साथ भी मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ऑब्वियसली कभी इंग्लिश में इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन नहीं की होती, पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस। तो उसके अलावा एक्सेंट का भी डिफरेंस होता है। हम वहाँ एक सिंपल अपने टोन में, अपने सिंपल एक्सेंट में बोल लेते हैं, उन बातों की हमें समझ आ जाती है। वही वर्ड अगर अमेरिकन एक्सेंट में या ब्रिटिश एक्सेंट में बोला जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगी स्टार्ट में। तो उन चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता सॉलो करना, ग्रैस्प करना, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके लिए एक और ट्रेनिंग मॉड्यूल आपका ऐड हो गया कि जो आप इंक्यूबेटर या जो भी आप ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, उसमें साथ में इंग्लिश का सीखना भी ज़रूरी होगा, जी। क्योंकि जब आप उनको अमेरिकन क्लाइंट्स के सामने करेंगे, तो डेफ़िनेटली उनका एक्सेंट और उनकी फ्लुएंसी जो है वो मैटर करेगी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि इंग्लिश जो है उसका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक तो चलिए जब आप सिखाएँगे, और इसके अलावा किस तरह से अभी से जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं अपनी टेक्निकल स्किल्स से बहुत अच्छे-अच्छे, हमारे आपको पता है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको मोस्टली जो लोग हैं वो इंग्लिश में मार खा जाते हैं कि बाकी तो हार्ड स्किल्स तो बड़ी ज़बरदस्त आती हैं, वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छी करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है। तो उसमें कैसे साथ-साथ कैसे प्रिपरेशन करें? उसके लिए अब पेड कोर्सेज़ भी हैं और अनपेड कोर्सेज़ भी हैं। आप इवन यूडेमी, कोर्सेरा, यहाँ से भी ऑनलाइन वहाँ ट्यूटर्स हैं, आप उनके साथ क्लास भी डिज़ाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि सपोज़ मैं सिर्फ़ वीकेंड पे अवेलेबल हूँ। वो आपको वीकेंड पे लाइव आके आपको टीच करेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएँगे इंग्लिश बोलने की, ठीक है? मतलब लाइव ट्यूटर्स हैं। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स भी हैं, जो पेड हैं, वहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, और इवन के कुछ ऐप्स भी हैं कि वो आप मोबाइल पे डाउनलोड कर लें और वो डेली का आपको लेसन देती है। वो आपके पहले एक असेसमेंट होती है, आपकी इंग्लिश को असेस करते हैं कि आप किस लेवल पे फॉल कर रहे हैं। अगर आपकी इंग्लिश उनके हाई लेवल में होगी तो वो आपको लेंगे भी नहीं, आपको एनरोल नहीं करेंगे कि आपकी ऑब्वियसली पहले इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप बहुत लो लेवल पे हैं तो उसके लिए वो आपको एक इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले वो
वर्ब्स का यूज़ करना सिखाएँगे, साथ-साथ इंग्लिश के वोकैब्युलरी सिखाएँगे, इस तरह की चीज़ें टीच करेंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो सेंटेंसेस और एक्सेंट की तरफ जाएँगे। ठीक है। अच्छा, मैं जिस तरह से एक ऑनलाइन फ्रीलांसिंग स्कूल रन कर रही हूँ और इसका मकसद ये है, जो कि ये सर रेहान अल्लाह वाला के सुपरविजन में ये स्टार्ट किया गया था आज से जो है वो 14 मंथ्स पहले, और इसका मकसद ये है कि फ्रीलांसिंग की स्किल्स को सिखाया जाए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पॉलिश किया जाए और उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो बाहर जो है वो रिमोट वर्क कर सकें और जॉब्स हासिल कर सकें। तो उसमें ज़्यादातर, क्योंकि जो मैं ख़वातीन को हम इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारी बहुत बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन की और वो वेस्ट हो रही है घरों में, और वो उस तरह से अपने आप को जो है वो उसमें नहीं ला रहे, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं ला रहे। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के थ्रू एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर में बैठ के रिमोट वर्क कर सकती हैं। तो अब जब क्योंकि वो इतनी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होती हैं शुरू से ही, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको हमने उस तरह से नहीं सिखाया होता। तो जब वो एकदम से वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और बड़े-बड़े ऐसे अल्फ़ाज़ सुनते तो वो परेशान हो जाती, क्योंकि उन्होंने तो इतनी प्रॉपर डिग्रीज़ भी नहीं ली होती। तो आप के ख़्याल में ऐसे ऐसे ख़वातीन या ऐसे मर्द हज़रात भी या स्टूडेंट्स भी जिनको इतनी ज़्यादा मुश्किल स्किल्स पे वो भी काम नहीं कर सकते, तो वो क्या, उनको आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह की छोटी-छोटी स्किल्स को सीख कर जो है वो, चाहे इतने ज़्यादा उस पे अर्निंग ना भी हो, लेकिन एट लीस्ट जो है वो थोड़ा बहुत सीखने के बाद वो रिमोट वर्क करके अर्निंग कर सकते हैं? अगर तो वो फ्रीलांसिंग के तौर पे करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर डिफरेंट है, जैसे डेटा स्क्रैपिंग हो गई या एक्सेल शीट्स को मैनेज करना। कुछ क्लाइंट्स होते हैं, उनको अपनी एक्सेल शीट मैनेज करवानी होती हैं। इस तरह के छोटे-छोटे काम, वो उनके लिए आई थिंक सूटेबल रहेंगे स्टार्ट में। मतलब शुरू में वो, मतलब एक बिल्कुल बेसिक्स है। अगर किसी को कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता, उसको पहले कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। उसके बाद उसको स्क्रॉल करना आना चाहिए, कुछ सर्च करना आना चाहिए। फिर उसको अपनी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन चीज़ों को सीखना चाहिए। क्योंकि ये तो फिर वो उसके लिए, जिस बंदे को बिल्कुल ही नहीं कंप्यूटर का पता, नो हाउ नहीं है, तो उसके लिए तो ये बलाएँ हैं, मतलब वेब डेवलपमेंट या डिजिटल मार्केटिंग। तो उसको ये पहले बेसिक-बेसिक चीज़ें सीखनी चाहिए। और फिर सीखने के बाद अपने आप को प्रोफ़ेशनल भी बनाना आना चाहिए, ठीक है? कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं जी, कोई चीज़ सीख लेते हैं और उसके बाद आके कहना शुरू हो जाते हैं कि हम जी आपके लिए फ्री में काम करेंगे। हमें काम दे दो, हम फ्री में काम करेंगे। गोरे जो हैं वो इस माइंडसेट के साथ नहीं होते कि हमें कहीं से फ्री काम चाहिए, ठीक है? वो कहते हैं हम पे करेंगे, लेकिन हमें काम एग्ज़ैक्ट और एक्यूरेट चाहिए। जो हम डिमांड कर रहे हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो फुलफ़िल होनी चाहिए। तो उन्हें इस चीज़ से मैटर नहीं करता कि उनके यहाँ $50 बच रहे हैं या यहाँ $100 बच रहे हैं, ठीक है? उनको एक जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फिर फुलफ़िल होनी चाहिए इन एनी केस। तो वो आप क्यों, स्किल सीखने के बाद अगर आप गुरु बन रहे हैं या अगर आपने वो काम करना है लॉन्ग रन, तो क्यों आप उसको फ्री में सेल करेंगे? ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अ, हम जो है ना शुरू से हमारे अंदर उस तरह का कॉन्फिडेंट नहीं पैदा किया गया, तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो हम जो है वो बहुत जो है ना एकदम से जब भी क्लाइंट्स के सामने आते हैं, तो ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन को इसलिए कहती हूँ कि वो उनके अंदर उस तरह का मेंटली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। तो वो जो है वो बहुत कम पे या फ्री पे करने पे जो है वो विलिंग हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया कि अपने आप को जो है वो अ, उस पे ना रखें, लो सेलिंग पे ना रखें, अपने आप को आप अपग्रेड करते जाएँ एंड जो काम आपको आता है उसको अच्छे तरीके से अगर आप डिलीवर करते हैं, तो आपको अच्छा जो है वो पे किया जा सकता है। अच्छा, जैसे अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्किल्स हैं, ख़वातीन जो हैं वो उसके ऊपर सीखती हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या स्कोप है? क्या उसके ऊपर उनको बाहर अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं? जैसे फेसबुक पेज मैनेजमेंट है या किसी के भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के मैनेजमेंट है, तो इससे रिलेटेड थोड़ा-सा बताइए।
सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कोई एक छोटी फील्ड नहीं है, मतलब एक इट वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपने शुरू में सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली है कि पेज को कैसे रन करना है, पेज को कैसे बूस्ट करना है, कैसे सेल जनरेट करनी है, क्या स्ट्रेटजीज लगानी है, क्या टैक्टिक्स यूज करने हैं, उसके बाद आप पे अब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं तो आपको आई थिंक कि जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं या लिंक्डइन के थ्रू जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या जो न्यू बिजनेसेस लॉन्च हो रहे हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। कि जिसको आप देख रहे हैं कि इस बिजनेस को अभी 2 to 3 months हुए हैं, आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ओके इसकी तो गूगल पे भी प्रेजेंस नहीं है। गूगल पे इसने बस मतलब अपनी एक टेम्परेरी प्रेजेंस बनाई हुई है जिसके अंदर इसकी ना कोई पिक्चर्स लगाई हैं, ना बिजनेस को मेंशन किया है, ना फ़ोन नंबर है, ना टाइमिंग्स हैं। ठीक है, आप उसको फेसबुक फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं कि अगर ये वहाँ है कि नहीं है। नहीं है तो आप उस बिज़नेस को वाया ईमेल या कॉल जैसे भी है, किसी भी वे या लिंक्डइन के थ्रू आप उस बंदे को, उस पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं कि मैंने तुम्हारा बिज़नेस ओवरव्यू किया है, इसमें तुम्हारे यहाँ, यहाँ, यहाँ गैप है। तुम्हें 3 मंथ्स हो चुके हैं, तो तुम्हारी मैं गूगल पे भी प्रेज़ेंस मैच्योर करूँगी, तुम्हारा फेसबुक का भी पेज मैनेज करूँगी और डेली मैं तुम्हारे बिज़नेस के रिलेटेड इतनी पोस्ट लगाया करूँगी। आप उसको एक इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ये मतलब एक बहुत स्टार्टिंग लेवल पे है और वो आपको पर्सन शायद इस छोटे-मोटे काम के लिए आपको $100-200 पर मंथ पे हायर कर ले। उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ना होगा $100-200, तो वो आपको इतना पे कर सकेगा। तो एक छोटे लेवल की है ये। मतलब जिसने अभी स्टार्ट में ही सोशल मीडिया मार्केटिंग या फेसबुक मार्केटिंग सीखी है, लर्न की है। ऐसे ही उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, उसका पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाएगा। कल को वो आफ्टर डीलिंग विद सेवरल क्लाइंट्स वो जो बिग जायंट्स हैं या बिग एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं। अब उनकी ऑलरेडी एक प्रोफाइल बिल्डअप होगी होगी यूएस में क्लाइंट्स के साथ। वो अपने रेज़्यूमे में, सीवी में, पोर्टफोलियो में, प्रोफाइल में उन चीज़ों को मेंशन कर सकेंगे कि हमने यूएस में इन क्लाइंट्स के साथ ये काम किया है। इवन रिकमेंडेशन भी उनको मिल सकेगी, एंडोर्समेंट मिलेगी, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। अच्छा, और इसमें जैसे आपने बताया कि $100-200 उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और उसमें आप जो है वो जैसे आवर्स जो है वो कम आवर्स में भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में कितने आवर्स, अगर एक खातून है जो कि घर में बैठ के अपना जो भी फील्ड जिसमें भी वो स्किल्स अपनी वो कर रही है, तो कितने आवर्स मैक्सिमम अगर वो लगाते हैं तो एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं? आई थिंक जो मैंने अभी मेंशन किया है इसमें तो अगर वो ऑलरेडी ये स्किल्स लर्न कर चुकी हैं, उनके पास थोड़ी-सी एक्सपर्टीज़ आ गई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको एक फेसबुक पोस्ट लगाने में या कैनवा पे डिज़ाइन करके एक फ्लायर उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेज लगाने पे कितना टाइम लगेगा। आई थिंक मे बी 30 टू 40 मिनट्स और मे बी मैक्सिमम 1 आवर, दैट्स इट। और डेली की अगर उन्होंने 1-2 पोस्ट लगानी है, एक्सक्यूज़ मी, तो डेली के उनको 1 से 2 घंटे लगाने पड़ेंगे, दैट्स इट। नहीं हो गया, यानी लाइक 2 आवर्स या 3 आवर्स अगर वो काम करते हैं। और अभी यहाँ पे बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि लाइक 7-8 आवर्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उसमें वो काम कर रही हैं टीचर्स के तौर पे, और जस्ट राइट। 5,000, 15,000 या मैक्सिमम 20,000 पे वो जो है काम कर रही हैं। तो उससे बेहतर है कि वो लाइक अगर 2 आवर्स वो काम करती हैं रिमोट वर्किंग, तो $100-200 तक वो अर्निंग कर सकती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अपनी कोई सक्सेस स्टोरी, कोई जो जब आपकी कंपनी में आपने स्टार्ट की तो कोई ऐसे जहाँ से आपको लगा कि यस मैं काम कर सकता हूँ, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आपकी कंपनी की? तो आई थिंक जहाँ तक हम पहुँच गए हैं ये हमारी सक्सेस स्टोरी है। वरना वरना सही। शायद मैं आज यहाँ आपके साथ ना बैठा होता। ठीक हो गया। अच्छा, आप अभी आप जो है वो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या पार्टनरशिप भी है आपकी? पार्टनरशिप। ठीक है।
तो इसका मतलब है कि आपका ये एक राइट डिसीजन था जो कि आपने सर रेहान अल्लाहवाला से इंस्पायर होने के बाद किया कि नहीं मुझे अपना स्टार्ट करना है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ये सारी जो डिस्कशन है इसका करने का मकसद ये था कि सबको जो है थोड़ा-सा मेरी जो जितनी भी ऑडियंस है उसको ये आइडिया हो सके कि किस तरह से जो है वो एक स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो है वो स्टार्ट लेना है। सबको ये नहीं समझ आ रही होती है कि कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए काम। और रिमोट वर्किंग पे अभी तक जो है वो बिलीव नहीं है किसी का कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जी हम यहाँ पे बैठ के बाहर से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप देखिए, कि मैं एक चीज़ साइड और मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को बिलीव इसलिए नहीं है, यूएस में जो कंपनीज़ जिन्होंने मेंशन किया होता है रिमोट, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आप फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है? उसका रिमोट का जो कंपनीज़ टू कंपनीज़ वेरी कर रहा होता है। अगर आप इंडीड पे या लिंक्डइन पे जाके बड़ी-बड़ी जॉब्स सपोज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्च कर रहे हैं and they are paying around 100K and dollars or maybe more, तो आप उनको जाके अपना रेज़्यूमे सबमिट करेंगे तो रिमोट हायरिंग कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप पाकिस्तान से बैठ के उस कंपनी के लिए जॉब कर लेंगे, ठीक है? उसका मतलब ये होता है कि आप यूएस में बैठे हुए हैं, लेकिन वो जॉब ओपनिंग है टेक्सास में, ठीक है? और आप न्यूयॉर्क बैठे हैं तो वो आप कर सकेंगे, ठीक है? उसके लिए आपके पास यूएस जो रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रीन कार्ड, नेशनैलिटी होल्डर या आपकी सोशल सिक्योरिटी कुछ भी, वो काउंट हो रही होंगी, ठीक है? तो इसलिए कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इन बड़ी कंपनीज़ को जाके टारगेट करना शुरू कर देते हैं, बाहर अपना रेज़्यूमे फेंकना शुरू कर देते हैं। इसके लिए ये होता है बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप छोटी-छोटी कंपनीज़ को टारगेट करें, स्पेशली जो स्टार्टअप्स हैं, आप उनको टारगेट करें। क्योंकि एक तो उनके पास बजट कंस्ट्रेंट होता है और वो ऑब्वियसली बजट की वजह से लिमिटेड होते हैं, तो वो रिमोट हायरिंग को प्रेफ़र करते हैं कि कहीं से भी इंडिया से, पाकिस्तान से, फ़िलीपीन से, यहाँ से वो हायरिंग करते हैं ताकि कॉस्ट बच जाए उनकी। जी, बिल्कुल सही हो गया। आपने बताया कि जो है वो छोटी जो स्मॉल बिज़नेसेस हैं, स्मॉल कंपनीज़ हैं, उनको टारगेट किया जाए। अगर आप अभी फ्रेश हैं, लाइक उसके बाद अगर आपके एक्सपीरियंस हो जाता है तो देन आप उसके लिए कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे तो ऐसे जैसे आपने रिमोट वर्किंग का बताया कि उसपे रिमोट वर्किंग लिखा होता है, तो साथ जब आप अप्लाई करते हैं तो वो उसमें कॉम्बो बॉक्स में वो मेंशन होता है कि आप किस कंट्री से बैठ के काम कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंट्री मेंशन है तो इसका मतलब है कि आप उस कंट्री में बैठ के रिमोट वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें वहाँ पे ही उसमें रिस्ट्रिक्शन है, आप तो कंट्री का नेम आ ही नहीं रहा होगा और आप उस पे अप्लाई नहीं कर पाएँगे। ठीक हो गया। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और ये सारी बातें क्लियर किया। आई होप कि सबको जो है वो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक अल्लाह यू फॉर हाफ़िज़। हैविंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।